वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। एक लेक्चर में डाल चुका हूं, ये दूसरा लेक्चर। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है साइंस की। हिंदी मीडियम के लिए भी चालू है, इंग्लिश के लिए भी चालू। तो जो आपका मीडियम हो आप उसमें देखिए। कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद एमसीक्यू आप करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगी। पूरी जानकारी पूरी डेप्थ में पढ़ेंगे साइंस को, ठीक है। तो और कल जो क्लास करी थी पहले आई, उसका थोड़ा सा रिविजन क्विज के फॉर्म में करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक मील में डैश किलोमीटर के बराबर होता है, या एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.8, 1.6, 1.9 या 2.6? बताइए। अगर आपने मेरा इससे पहले का लेक्चर देखा है तो आराम से बता दोगे। तो एक मील में होते हैं 1.6 किलोमीटर, ठीक है। एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होता है दोस्तों? एक नॉटिकल माइल 1.8, 1.6, 2.2 या 2.3। तो एक नॉटिकल माइल में कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? 10.8, 10.10, 10.4 या 10.6? मतलब 10 की पावर -6, 10 की पावर -8, 10 की पावर -10, या बताइए। एक एंगस्ट्रॉम में होता है दोस्तों कितना? 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। एक खगोलीय इकाई क्या होता है? जैसे आपको लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? खगोलीय इकाई। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को बोलते हैं खगोलीय इकाई। कितनी होती थी ये? 1.495 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। याद रखना। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता था? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। तो ये था थोड़ा ओवरव्यू। चलिए अब लेक्चर शुरू करते हैं। अब दूसरा लेक्चर आज शुरू होगा गति और न्यूटन के लॉस। तो देखिए गति क्या होती है। जब कोई किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो उस वस्तु को गति की अवस्था कहलाती है। मतलब भैया टाइम के साथ साथ अभी आप यहाँ बैठे हो, 10 मिनट में कहीं और पहुँच गए, फिर 2 मिनट में कहीं और, मतलब बदलते रह रहे हो तुरंत तुरंत अपनी जगह, है ना। जैसे गाड़ी है वो मोशन में है, गाड़ी रुक गई तो वो क्या हो गई? रुक गई। अब मोशन भी दो प्रकार का होता है, गति भी दो प्रकार की होती है। एक समान गति होती है, एक यूनिफॉर्म जिसको बोलते हैं, एक समान गति या असमान गति, ठीक है। असमान या समान गति। तो समान गति क्या होती है? जैसे आप 10 सेकंड में 100 की स्पीड चला रहे हैं, फिर 10 में 100 है, मतलब एक टाइम में आप एक ही स्पीड तय कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक समान गति। जैसे गाड़ी आप 60 की स्पीड में कंटिन्यू 1 घंटे से चला रहे हैं तो क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति हो गया। असमान मतलब बदलती रह रही है। आप छपरी बने केटीएम वाले, बूम 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 10-10 सेकंड बदल रही है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। विराम तथा गति एक दूसरे से संबंधित है। यदि कोई गतिमान वस्तु वेग के साथ समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस गति को एक समान गति कहते हैं, सिंपल। और एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। ये स्टेटमेंट में आपको याद रखना है। त्वरित मतलब आप उसमें एक्सीलरेटर थोड़ी ले रहे हैं, वो 60 पे चल रहा है तो 60 पे ही चल रहा है। तो पूछ ले क्या समान गति वाला जो होता है वो त्वरित होता है? तो नहीं होता है। और जो असमान गति वाला होगा वो त्वरित होगा, है ना। उसमें आप कंटिन्यू एक्सीलरेशन, त्वरित मतलब एक्सीलरेशन लेना, समझ लो एक तरह से चेंज करना, ठीक है। तो एक समान वेग से चल रही गाड़ी में व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है। जैसे देखो ना, ट्रेन चल रही है एक स्पीड से, आप बॉल ऊपर फेंको आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो उसको बोलते हैं असमान गति कहता है, और इसमें त्वरित होती है वो, ठीक है। अब एक आदमी कहता है यार सर ने पूरा ले आया, यार ये पूरा देखो, पूरे को मैंने शॉर्ट में बता दिया, समझा दिया पूरा, है ना। तो आप समझ गए इसको। ऐसे आप पढ़ोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे। अब जिसको नहीं पढ़ना है वो नुक्स कमेंट में निकालता ही रहता है, अरे पूरी बुक दे दी। यार बुक से ही तो आदमी कराएगा, और ये बुक थोड़ी, हमारा 3-4 बुकों का कंपाइलेशन है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी पूरी साइंस कवर हो जाएगी। हर एक चीज़ बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराऊंगा। कौन कराएगा ऐसा, आप बताइए, कहीं होता है? फिर भी देखिए, आप लोगों को कंफ्यूज लोग करते हैं, कमेंट में करेंगे, क्योंकि वो हेटर्स होते हैं, उनको खुद तो पढ़ना नहीं है, या दूसरी कोचिंग वाले फेक आईडी बना के आ जाते हैं, है ना। तो कर ही क्या सकते हैं। अपना काम है देखिए आपको अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करना, जो मैं कोशिश करता हूँ अच्छा हो, और आपके ही जो कहते हो मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ। चलिए खैर, अब न्यूटन ने, पता होगा दोस्तों, न्यूटन ने 3 नियम दिए, ठीक है। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं। किसका नियम बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आप सो रहे हैं, ठीक है, सो रहे हैं आप, आपकी मम्मी आई, मतलब अभी आप रेस्ट में ना, सो रहे हैं तो रेस्ट में। आपकी मम्मी आई, उठो उठो उठो, आप उठ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट में हैं, रेस्ट में रहना चाहते हैं जब तक कोई आप पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, यानी अलार्म ना बजे। तो और एक्सटर्नल फोर्स भी कैसा? ज़्यादा ना हो। अब मम्मी का फोर्स ज़्यादा नहीं है आपको उठाने के लिए, आप मम्मी नहीं उठे। आप जैसे ही पापा ने एक आवाज़ दी टिंको, तुरंत उठ गए भैया टिंको, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका फोर्स ज़्यादा है।
तो कहने का मतलब है पहला नियम कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगा। अब देखो फुटबॉल गेंद रोड पे पड़ी है, ठीक है, फुटबॉल पड़ी है जैसे, तो फुटबॉल वैसे ही पड़ी रहेगी जब तक कोई उस पर लात नहीं मारेगा, ठीक है, और वो ऐसे ही चलती रहेगी जब तक गोलकीपर उसको पकड़ेगा नहीं, समझ रहे हो। तो ये जड़त्व का नियम ये कहता है कि भैया कोई चीज़ रेस्ट में है मतलब विराम में है तो विराम में ही रहेगी जब तक फोर्स ना लगाया जाए, और अगर चल रही है गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक कोई फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। जैसे चलती हुई बस अचानक रुकती है, आपने कभी एक्सपीरियंस करा, बस है, कार है, बाइक है, एकदम से रुकेगी तो आप आगे की ओर झुकते हैं, ठीक है, चलती हुई, और रुकी हुई बैठती चलती है तो आप एकदम पीछे की ओर गिरते हैं। देखिए इसका कारण समझिए, मान लीजिए कार है, अब ये रुकी हुई है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे अभी क्या हुआ, आपके पैर इस कार के ज़मीन को टच कर रहे हैं, अभी ये रेस्ट में है। जैसे ही ये कार चलना शुरू करती है तुरंत आपका लोअर पार्ट मतलब पैर जो है तुरंत गति में आ जाते हैं, और ऊपर की पार्ट को आने में थोड़ा सा समय लगता है, माइक्रो सेकेंड, तुरंत, इसलिए आप पीछे हो जाते हैं। और यही सीन होता है चलती गाड़ी में, जैसे ही चलती गाड़ी जो है रुकती है तो नीचे का पार्ट तो तुरंत विराम में आ जाता है, ऊपर का आने में टाइम लगता है, इसलिए वो रुक जाती है, ठीक है। तो ये जड़त्व का है नियम, यानी पहला न्यूटन का नियम पूछेगा कौन सा है तो जड़त्व का नियम है। और कभी डेफिनेशन भी फिल इन द ब्लैंक्स या स्टेटमेंट में आ जाए तो आप पहचान सकते हो, ठीक है। असर्शन रीजन में सवाल बन सकता है, कैसे, ऐसे बनेगा, चलती हुई बस के अचानक रुकने से उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये एक दे दिया आपको कथन, कारण दे देगा कि जब तक कोई गति मतलब विराम में है तो विराम में ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए, है ना, ये जड़त्व का नियम कहता है, तो हाँ कहेगा। अगर लिख देगा नहीं ये न्यूटन का थर्ड लॉ है तो आप गलत कह दोगे, समझ लो। तो इन सबसे असर्शन रीजन करना आसान हो जाता है जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। चलो द्वितीय नियम क्या कहता है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। मतलब देखिए संवेग क्या होता है, पहली चीज़ पी से डिनोट करते हैं इसको, संवेग की जो परिवर्तन की दर है वो उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब P इक्वल टू mv होता है, बताना चाहता है ना, मास इंटू वेलोसिटी। पहले संवेग समझिए क्या है, जैसे एक क्रिकेटर है, देखा होगा ये बैटिंग कर रहा है, एक क्रिकेटर बॉलिंग कर रहा है। अब ये जो बॉलिंग कर रहा है इसका मोमेंटम यानी संवेग बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके पास गेंद है हाथ में, मास भी है और इस गेंद में वेलोसिटी भी है। संवेग होने का बस ये मतलब है कि मास और वेलोसिटी दोनों हो, एक भी चीज़ मिसिंग है तो संवेग नहीं होगा, मोमेंटम नहीं होगा। अब जैसे ही बॉल इसने फेंकी, इसने बल्ला मारा टक से, तो इसका मोमेंटम हो गया ज़्यादा। अब अगर किसी को बॉल कैच करनी है तो वो अगर तुरंत पकड़ लेगा, जैसे ये बैट्समैन है और यहाँ पे कोई देखा होगा खड़ा है तो बहुत तेज बॉल आती है, पर जो बाउंड्री पे खड़ा है बॉल धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी, और उसको कैच करना होता है तो हाथ के आगे की तरफ करता है, नहीं हाथ पीछे की तरफ करता है, क्योंकि समय अंतराल लगने से स्पीड कम होती है। तो कहने का मतलब है जितना टाइम लैग होगा उतना मोमेंटम कम होता जाएगा, ठीक है। और आपको याद रखना है F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, मतलब बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे बॉल है, बॉल में मास भी है और एक्सेलरेशन भी है, और यही बॉल अगर फुटबॉल हो जाए तो बॉलर को दूं क्या उतनी तेजी से जाएगी, वो उतना उसमें एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, नहीं होगा ना। तो बस आसान शब्दों में समझिए F इक्वल टू ma, ये सेकंड लॉ कहता है, ठीक है, कि क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय हाथ को पीछे की ओर ले लेता है, ठीक है, किसकी ओर ले लेता है, पीछे की ओर, न्यूटन के सेकंड नियम की वजह से, कि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और संवेग में परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। आरोपित बल की दिशा मतलब ये समझो, अब बैट्समैन ने जिधर बैट घुमाया संवेग में परिवर्तन उधर ही तो होगा, है ना, ये याद रखना। मतलब अगर किसी का मास ज़्यादा, आपको ट्रक में ज़्यादा धक्का लगाना पड़ेगा या साइकिल में, है ना, तो मतलब ट्रक में ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, सिंपल बात ये समझिए, ठीक है। चलिए तृतीय नियम देखते हैं। तृतीय नियम तो भैया दुनिया में ही चलता है, एक्शन रिएक्शन या क्रिया प्रतिक्रिया का लॉ। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया के लॉ को बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। जैसे रॉकेट है, रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ पे चलता है। बंदूक आप चलाते हैं, गोली आगे गई पर आपको पीछे भी झटका लगेगा, समझो, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। अब किसी के मुंह में घूंसा मारो अब तो हाथ में आपके भी लगेगा, है ना। नाव से चलती हुई नाव से अगर एकदम कूदो तो नाव देखो पीछे की ओर हो जाती। तो एक्शन का रिएक्शन सब जगह होता है, कोई आपको गाली देगा तो उसको फोड़ दोगे आप, है ना, तो एक्शन करेगा तो रिएक्शन उसका मिलेगा ही। अब अगर देखिए पेपर लीक हुआ तभी तो आपने रिएक्शन करा, एक्शन हुआ तभी रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन होता है न्यूटन का तीसरा लॉ, बस आपके लिए इतना बहुत है। बंदूक से गोली चलने पर बंदूकधारी पीछे की ओर जाता है। कुएं से पानी देखो खींचो ना तो रस्सी अगर टूट जाए तो आप पीछे ही तो गिरोगे क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो। ऐसे ही टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा, वो रस्सी वाला गेम, दोनों लोग रस्सी पकड़े हैं, दोनों लोग अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, पर एक जन अगर छोड़ दे तो ये उधर पीछे गिर जाएगा। क्यों समझ रहे हो आप, इधर ये भी फोर्स लगा रहा है, इधर ये भी फोर्स लगा रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। और जब तक ये बैलेंस फोर्स है, मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन, तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। जैसे ही इसने 100 न्यूटन लगाया ये तुरंत इसकी तरफ खींचा चला आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूरी क्या होती है। देखो बहुत चीज़ दूरी और विस्थापन में अंतर पूछ लेता है। किसी गतिमान कण द्वारा किसी निश्चित समय में
तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। और दूरी कैसी राशि? अदिश है, इसका SI मात्रक मीटर है। मान लीजिए मैंने बोला कि यार मेरे घर से आप जो पढ़ रहे हैं आपकी घर की दूरी कितनी है, तो आप बताओगे सर मैं बांदा में रहता हूँ, चित्रकूट में रहता हूँ, जहाँ भी 50 किलोमीटर मान लिया, कानपुर से मैंने आपका घर 50 किलोमीटर, ये दूरी है, ठीक है। विस्थापन क्या होता है? किसी गति की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी। अब इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि अभी मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये आप भी बैठे हुए, मैंने बस दूरी तय करी। और विस्थापन का मतलब होता है ये गतिमान होना चाहिए, है ना, वस्तु जैसे चल रही, जैसे मैंने चलना शुरू करा, अपने घर से मैं निकला सुबह 10 बजे और 11 बजे मैं पहुँच गया भैया माल रोड, तो ये मेरा विस्थापन हुआ। और 12 बजे मैं पहुँच गया Z², तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। 1 बजे पहुँच गया स्वरूप नगर, ये विस्थापन हुआ। जब मैं निश्चित समय में अपनी जगह बदलता रह रहा हूँ, प्रारंभिक और अंतिम में जो दूरी है। और दूरी क्या होती है दोस्तों? जो मैं कुछ बदल ही नहीं रहा हूँ समय के साथ साथ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि उसका यहाँ घर है, इसका वहाँ घर है, बस, ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है फिर से देख लेते हैं। किसी वस्तु की गति की प्रारंभिक, मतलब जब उसने चलना शुरू करा और जहाँ वो पहुँच गया, उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह कण की गति के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति की स्थितियों सदिशों के बराबर होती है। तो सिंपल भाषा में ये सदिश राशि है, क्योंकि दिशा होती है इसमें कि भाई कहाँ विस्थापन हुआ। पापा पूछेंगे कहाँ हो आप? अभी तो तू घर पे था। अगर तो पापा मैं दोस्त के साथ जरा माल रोड तक आया हूँ, तो आपने जगह बताई, तो ये विस्थापन हो गया। अबे तू डिस्प्लेस ही होता रहता है 2-2 मिनट में, समझ रहे हो ये चीज़। और विस्थापन सदिश राशि होती है, इसका भी मात्रक मीटर होता है, ठीक है। विस्थापन का परिमाण गतिमान वस्तु द्वारा चली गई पथ लंबाई के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होते हैं समझिए। जैसे ये आपका घर है और ये माल रोड है, आप अपने घर से माल रोड गए और माल रोड से वापस घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं। पापा को मत पता ही नहीं चला कि आप देखा पापा ने क्या, भाई बेटा सो रहा है, हाँ सो रहा है। पर आप माल रोड जाके सुट्टा मार के चाय पी के आ भी गए, देखिए अरे ये तो यही है, चलो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं मतलब। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कोई पूछे क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। जब आप प्रारंभिक अवस्था से अंतिम तक गए और अंतिम से प्रारंभ में वापस आ गए तो विस्थापन जीरो होता है। ये आपको याद रखना है, ये सब टेक्निकल टर्म याद रखना है, एक बार इसको पढ़ो। विस्थापन जीरो हो सकता है। चलो इसका अंतर देख लेते हैं एक बार। अब देखिए स्कूल टाइम पढ़ा होगा, दोनों में अंतर बना है। तो एक बार आप दूरी की डेफिनेशन दे दो, एक बार विस्थापन की दे दो। दूरी अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, ये बता दो। ये जीरो हो सकती है विस्थापन, ये जीरो नहीं हो सकती। हो गया अंतर, समझ गए? ऐसे करना पड़ता है। तो देखिए बुक्स भी होती हैं लंबी ना, पर आप उसको पढ़ के शॉर्ट कर लेते हो ना, यही है कि कंटेंट सब मिलेगा आपको, एक से एक चीज़ें, पर आपको उसको पढ़ के समझना भी है। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आपको कोई नहीं घोल के पिला सकता। दुनिया की अगर देखिए कोचिंगों से सिलेक्शन अगर होता तो दुनिया में सबका सिलेक्शन हो जाता है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, SCS का यही मोटो है, आपको कंटेंट देता हूँ, इसीलिए SCS कंटेंट देता है आपको कि आप उसको पढ़िए और फिर डिस्कशन ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए, उसमें डाउट पूछिए, पूरी स्ट्रैटेजी बताई जाती है ना। कोचिंगों से कुछ नहीं होता। आप गए 3 घंटे 4 घंटे क्लास चली, 1000 बच्चा बैठा, आ गए घर, कुछ नहीं। समझो कोचिंगों से सिलेक्शन नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन एक ही होते हैं, पर भौतिकों में इसका अंतर है। दूरी की डेफिनेशन दे दो और विस्थापन की डेफिनेशन दे दो। ये शून्य हो सकता है, ये शून्य हो सकता है विस्थापन, दूरी नहीं हो सकती। ये अदिश है, ये सदिश, बस हो गया काम। अब चाल क्या होती है? देखिए चाल बराबर दूरी मतलब चाल इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय पड़ा होगा। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। और चाल भी कैसी है? अदिश राशि है, ठीक है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। बचपन में पढ़ा ना, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? जब एक समान चाल मतलब जब आप एक बराबर दूरी निश्चित समय में तय करते जाएंगे तो वो एक समान हो गई। असमान चाल मतलब मटक मटक के चलना इधर उधर अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड से, तो उसको असमान बोल देंगे। औसत चाल दिए गए समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को, मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। कुल दूरी अपॉन कुल टाइम, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 1 घंटे में आप चले 1 किलोमीटर और दोबारा 1 घंटे में आप चले 3 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में आप चले 2 किलोमीटर, तो आपकी औसत स्पीड क्या है? तो टोटल डिस्टेंस क्या हुई? 3 1 4 और 2 6। टोटल टाइम क्या है? 1 1 2 3, 3/2 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड होती है, टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? सिंपल चीज़, जब स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जुड़ जाता है, ठीक है। चाल के साथ क्या जुड़ जाता है? डायरेक्शन जुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और ये एक सदिश राशि है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखो। वेलोसिटी क्या हो सकती है? शून्य भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और देखिए वेग जो है वो नेगेटिव और शून्य का एग्जाम्पल जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। धनात्मक होगा, जैसे आपने वो ग्राफ देखा होगा, ग्राफ समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है, जब नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव भी हो गया।
मतलब जब उसका डायरेक्शन जो है ऑब्जेक्ट के नेगेटिव जाने लगे, मतलब मान लीजिए आप कार आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और वो कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है, तो नेगेटिव भी हो सकता है, आपको जाना आगे, आप जा पीछे रहो, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण है, जैसे हमारे नीचे गुरुत्वाकर्षण पॉजिटिव होता है, पर आप अगर बॉल ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी नेगेटिव है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, तो ये ऋणात्मक भी हो सकती है। और देखिए, और जीरो कब होगी, जैसे अभी आप कार में बैठे हैं, ठीक है, कार में भी आप बैठे हैं तो अभी कार रेस्ट में है ना, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, और जैसे ही आप कार रोकेंगे तो भी उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो आपको ये बेसिक चीज़ याद रखनी है, स्पीड कभी जीरो नहीं होती है, दूरी कभी जीरो नहीं होती है, विस्थापन जीरो हो सकता है, ठीक है, विस्थापन आपका जीरो हो सकता है, और वेग भी जीरो हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। ये आपको याद रखने हैं, पॉइंट टू बी नोटेड है ये सब, ठीक है, ये नोट करके लिखो इसको। और चाल बराबर दूरी अपॉन समय, ये आप याद रखिएगा। अब देखते हैं त्वरण या एक्सीलरेशन क्या होता है। देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाती है, मतलब एग्जाम्पल से समझिए इसको, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। मान लीजिए आप 100 की स्पीड से चल रहे हैं, 100 की स्पीड से चल रहे हैं, 100 की, ठीक है, 100 की स्पीड है, एकदम से आपने स्पीड गिरा के कितनी कर दी, 80 कर दी, एक्सीलरेटर डाउन कर दिया, गाय आ गई, कुछ आ गई, और इसको डाउन करने में आपको 2 सेकंड लगा। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, 100 माइनस 80 कितना हुआ, 20, और टाइम कितना लिया आपने, 2 सेकंड, यानी आपका एक्सीलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी त्वरण की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वेग में परिवर्तन की दर, दर में हमेशा टाइम जोड़ता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मतलब अंतिम वेलोसिटी जो है आपकी शुरू में जो थी, अपॉन समय कर दो तो त्वरण निकल आता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेलोसिटी, मान लो अभी आपकी गाड़ी 100 पे चल रही है और शुरू आपने करी थी 40 से, तो कितना त्वरण करा, कितना एक्सीलरेशन करा, उनका माइनस कर दो अपॉन टाइम जितना लगा हो आपको, उसको त्वरण बोलते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल को त्वरण बोलते हैं, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तीनों भैया स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ हर एग्जाम में ये बहुत पूछता है। इस बार भी देखिए यूपीपीसीएस के आरओ में आया था। तो न्यूटन की 3 इक्वेशन होती हैं, v इजक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और s इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब यहाँ v होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम जो वेग है वो होता है अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग मतलब जब आपने गाड़ी स्टार्ट करी थी। ए त्वरण होता है, ए क्या होता है, त्वरण। एस दूरी होती है, ठीक है। टी समय होता है, ए त्वरण होता है, सब याद हो गया आपको, ठीक है। चलिए, ये तीनों इक्वेशन याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आती है। अब देखिए इसी का अपोजिट क्या है, जब आपने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, ग्रेविटी तो नीचे लगती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जाएगी ना, तो सारी इक्वेशन यहाँ पे माइनस हो जाती हैं बस। मतलब v इक्वल टू हो जाएगा u माइनस ए टी, अब a की जगह g लगा दो, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट है ना, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। दूसरा जो आपका था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ये तीसरी इक्वेशन है, प्लस 2as था, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2gh हो जाएगा। बस s की जगह h लग गया, a की जगह g लग गया, प्लस की जगह माइनस लग गया। फिर से बताता हूँ, यहाँ देखिए प्लस है ना, a की जगह क्या हो गया, g हो गया, क्योंकि देखिए जब आप ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जाएगी, तो यहाँ ये तीनों माइनस हो जाएंगी, a की जगह g कर दो, s की जगह h कर दो, बस। तो ये हो जाएगी क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाधीन गति, गुरुत्वाधीन गति, ठीक है। ये गति के समीकरण हो गए जब ये गुरुत्वाकर्षण के क्या होंगे, साथ में होंगे, और गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जाएंगे। साथ में होंगे मतलब जब बॉडी, जैसे मान लीजिए आप छत से कूदे तो आप ग्रेविटी के साथ गिर रहे हैं ना, ग्रेविटी के साथ गिर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट होगी। अब जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार फिर से इस इक्वेशन याद कर लीजिए भैया, एक सेकेंड, क्रोनोलॉजी में याद रखनी है ये, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे यार मैं तीसरी पहले हमेशा क्यों लिखता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तो ऐसे जब आप चलेंगे हॉरिजॉन्टल तब के लिए है, क्योंकि एस दूरी है, और जब हाइट का यहाँ खेल हो जाएगा, ठीक है, तो h लग जाएगा एस की जगह, a की जगह g लग जाएगा। नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ऊपर से कोई चीज़ नीचे आएगी तो यहाँ प्लस ही रहेगा, ठीक है। आपको इतना याद रखना है बस। चलिए अब अंतिम टॉपिक देखते हैं, घर्षण। बहुत सवाल इससे असर्शन रीजन में बहुत सवाल बनते हैं। घर्षण क्या होता है, देखिए ये डायग्राम देखिए, फ्रिक्शन, ये इसको पुश कर रहा है आगे की तरफ ना, अब जिधर ये पुश करेगा उधर ही ये आगे बढ़ेगा, मतलब उधर ही गति होगी। गति के हमेशा विपरीत दिशा में फ्रिक्शन होता है, ये याद रखना। मतलब जो घर्षण बल है, घर्षण वो हमेशा कहाँ होता है, गति के विपरीत। घर्षण मतलब घिसलना, ये आप इधर करोगे ना तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये आपको याद रखना बस सिंपल वर्ड में। जिस तरफ आप बल लगाते हो उसके विपरीत फ्रिक्शन होता है, ठीक है। मोशन जिधर होता है, गति जिधर होती है उसके विपरीत। अब जैसे आप यहाँ खींच रहे हो इसको, तो ये किधर बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, देखो, ठीक है।
और अगर आप इधर से खींचते तो फ्रिक्शन इधर लगता। हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन, ठीक है। इसको पढ़िए एक बार। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है। अभी डायग्राम दिखाया ना, गति अगर इस तरफ होगी तो फ्रिक्शन इधर होगा, विरोध करता है उसका, ठीक है। और वह घर्षण बल के रूप में जाना जाता है। और घर्षण 4 प्रकार का होता है: स्थैतिक घर्षण, लॉटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण और द्रव घर्षण, ठीक है। लॉटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण का सबसे सर्वाधिक होता है। याद रखना है आपको, ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना कि लॉटनिक घर्षण जो होता है वो सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बॉल बेयरिंग एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। अब जैसे ये डायग्राम देखिए, इसने क्या करा, ऐसे खींचने में इसकी नानी मरी जा रही थी, भागे मार रहा था, मतलब दम निकली जा रही थी। इसने क्या करा, बढ़िया सा रोलर लगा दिया, आराम से खींचता चलाया, फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन क्या करता है, आपको कोई किसी भी चीज़ को, मोशन को कम कर देता, अपोज करता कि अच्छा तू खींच रहा है, कभी तुझे खिंचवा रहा हूँ, फोर्स और लगा और लगा और लगा। जैसे यहाँ रोलर लगा दिया, आराम से खींचता चला जाएगा, ये अपोज ही नहीं कर पाएगा। तो इसको रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, लॉटन फ्रिक्शन, ये अच्छा होता है, गति को कम करता है, ठीक है। याद रखना इसको, इसीलिए इसमें बॉल बेयरिंग लगा दिया, घर्षण होगा ही नहीं, आराम से खींचते चले जाओ, ठीक है। और घर्षण को कम करने के लिए तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो। अब जैसे आपको कोई चीज़ नहीं खिसक रही है, आपको फ्रिज खसकानी है, आप नीचे से हल्का ऑयल लगा दो, एकदम चिकना हो जाएगा ना, वो चलता चला जाएगा। अब जैसे आप सिर्फ बर्फ़ है, बर्फ़ पे कोई चीज़ ऐसे फेंको, फिसलती ही चली जाएगी, क्योंकि घर्षण है ही नहीं उसमें। और वही आप एकदम खुरदुरी चीज़ है, बहुत टाइम लगेगा। तो घर्षण को कम करने के लिए तेल, ग्रीस ये सब लगा दो या रोलर लगा दो, है ना, तो ये हो जाता है। समझ गए ना घर्षण क्या होता है। घर्षण बस सिंपल याद रखो, मोशन को अपोज करता है, गति को विरोध करता है। तो उसका तरीका यही है, उसमें पहिए लगा दो, तेल लगा दो, ठीक है, सेंधा नमक लगा दो, तेल लगा दो वैसलीन लगा दो। अब देखिए घर्षण के लाभ क्या होता है। घर्षण हमें सतह पर चलने में मदद करता है, ठीक है। अब हम जो चल पा रहे हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही तो चल रहे हैं, ठीक है। अब एकदम ही अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम बर्फ़ में देखो फिसल के जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं। पैर रखो, फट से आगे गिर जाओगे। फ्रिक्शन होगा ना तो अपोज करेगा वो, तो आपको चलने में आसानी होगी। हम चिकनी या फिसलन वाली सतह पर नहीं चल सकते क्योंकि घर्षण होता नहीं है, आराम आप गिर जाते हो वहाँ से। कार चलाने के लिए घर्षण आवश्यक है। अब देखो ना, एकदम चिकनी जगह होगी, चलेगा नहीं चलेगा। किसी वाहन के टायरों और सड़कों के बीच घर्षण बल वाहन को रोकने में मदद करता है। स्केटिंग के लिए घर्षण आवश्यक है। चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच में घर्षण की मदद से ही तो अब मैं ये लिख रहा हूँ तो फ्रिक्शन ही तो है। अगर ये बहुत ही रफ होगा, बहुत ही फ्रिक्शन ही नहीं है, बहुत रफ, तो लिख ही नहीं पाएगा। गर्मी उत्पन्न करने के लिए दोनों हाथों को रगड़ो, हाथ को रगड़ दो आप, ऐसे 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 फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। माचिस की तीली, ये सब देखो फ्रिक्शन पे ही काम करती है। जो भी दो ऑब्जेक्ट आपस में टच करते हैं ऐसे उसमें फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। अब घर्षण कैसे कम किया जाता है, सतहों को चिकना कर दो, तेल लगा दो, वैसलीन लगा दो, रोलर लगा दो, बॉल बेयरिंग लगा दो। तो ये सब घर्षण के प्रकार होते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, ठीक है। कल से हम लोग अब शुरू करेंगे वर्क, पावर, एनर्जी। तो परेशान मत हो, बहुत जल्दी साइंस का लेक्चर खत्म हो जाएगा। अच्छे से क्वालिटी मेंटेन करके रखो, जितना मैंने पढ़ाया उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। ये मोशन के इक्वेशन, घर्षण के प्रकार, घर्षण असर्शन रीजन में बहुत आता है कि घर्षण को कम कैसे करा जाएगा, घर्षण के कारण आप चल पाते हैं कि नहीं, ये सब जब आप पढ़ लोगे ना तो कथन कारण आपके लिए चुटकी वाला खेल हो जाएगा, जब अभी मैं कराऊंगा इसको। तो अच्छे से इस लेक्चर को फॉलो करो। कैसा लगा लाइक ज़रूर करना दोस्तों। चलिए आपसे विदाई ले।